नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों गुड ईवनिंग लैके पहुंचे जी वीरवार की शाम थोड़ा अपना सलिस्टर यानी कि मेरा सलिस्टर थोड़े सवालों का जवाब देने वास्ते क्योंकि ये जड़ा एक टॉपिक आ इमीग्रेशन का ਜਾਂ फिर होर कई मसले साड़ी जिंदगी दे विच हुंदे ने जिहड़े कि बहुत ही वाइड मसले आ जिन्हां दे कई जवाब जिहड़े आ वो साडे कोल भी नहीं हुंदे पर उहदे लई सानूं फिर किसी ना किसी दी हेल्प लैनी पैंदी आ। इस हेल्प लई असीं अक्सर वीरवार दे दिन अपने स्टूडियो दे विच इनवाइट करीदे आ। साडे जिहड़े मेन सलाहकार ने इमीग्रेशन दे मिस्टर इरफान जी इन्हां दे नाल गलबात करके इन्हां तो तुहाडे जिन्ने भी मसले आ कई वारी तुहाडे अपने घरेलू मसले भी होंगे जिवें लास्ट टाइम सानूं कोई कॉल भी आई सी कि किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता करना उन्होंने भी पता नहीं लग रहा कि किवें असी जिहड़ी अजकल की गौरमेंट की पॉलिसी है उहदे नाल किवें असी पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। तो वो सारे मसले जिहड़े आ जदों असी किसी लॉ फर्म के कोल जाते हैं तो उस वेले सानूं पहलां अपॉइंटमेंट बनाउणी पैंदी है फिर उस तो बाद उन्हां दी फीस पे करनी पैंदी है। पर कांसी टीवी वालों ये एक शलाघायोग कदम है कि तुसी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घरों ही फोन करके इन्हां दे नाल गलबात कर सकते हो। तुहाडी जिन्ना हो सके तुहानूं तुहाडी कॉल का जिहड़ा जवाब दिंदे ने। नंबर तुहानूं पता ही है जी 030077022246 दे उत्ते तुसी कॉल करके इन्हां दे नाल कोई भी इमीग्रेशन बारे कोई गलबात करनी है जां कोई होर मसले दे उत्ते गल करनी जिन्नी नॉलेज ये उस मसले ते तुहानूं दे सकदे आ जरूर देणगे। इरफान जी सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है कांसी टीवी दे स्टूडियो में। हम लोग आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि जी आप एवरी थर्सडे अपना टाइम निकाल के हमारे पास आते हो और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देते हो कि क्योंकि कई बार हमारे दर्शक ऐसे हैं कि कुछ लोग कुछ बातें जो अपने दिल में ही रख के बैठ जाते हैं किसी को पता नहीं होता। कई उनके अपने काम ऐसे अधूरे रह जाते हैं कि पता नहीं ये काम होगा कैसे होगा पता नहीं। लेकिन अभी जैसे कांसी टीवी ने ये प्रोग्राम शुरू किया वो बेझिझक होकर इस नंबर पे कॉल करते हैं आपके साथ बात करते हैं और आपको जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे लेनी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलती है। उसके लिए हम पूरी जितनी हमारे दर्शक हैं हमारी कांसी टीवी की टीम है उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आपको भी थैंक यू। ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे काम में जो है ये हम बोलते हैं कि वकील और डॉक्टर के पास कोई खुशी खुशी नहीं आता, जो मुश्किल में होते हैं वही आता है। तो देखिए हमारे धर्म में भी है हमारे कल्चर में भी है कि जो मुसीबत में है इंसान उसको थोड़ा बहुत मदद करना चाहिए। अभी ऑफिस टाइम पे और फ़ोन के ऊपर हर बंदे की आंसर करना या फिर हर बंदे को पता भी नहीं होता कि कहाँ से हेल्प मिले। सो ये आपकी टीवी जो है ये आपकी टीवी आपके दर्शकों के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सोशल सर्विस कर रहा है और हमारे लिए ये एक प्रिविलेज है कि हम भी आपके साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। सो यस आई थिंक होपफुली we can benefit, we can know the wider scope of problem people are facing. People can benefit, they can little bit of queries they have here and there they can get that addressed. और आजकल तो वैसे इतना इस ये मसले में ये हो गया कि डेली कोई ना कोई नया कानून निकलता है। बंदा रात को सोता किसी और कानून के तहत है सुबह जब उठता पता लगता है जी कानून चेंज हो गया है ना। बिल्कुल कानून में भी चेंज आते हैं लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने इतने ज़्यादा कानून पे चेंज नहीं देखे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट रिसेंट टाइम पे मैंने देखा है कि इमिग्रेशन लॉयर्स जो है वो नया नया स्कीम लेकर आते हैं लोगों को मिसलीड करने के लिए गलती में डालने के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोच समझ के अपना केस करें। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे प्रोफेशन में हम फेस करते हैं एंड स्पेशली जो बाहर से लोग आते हैं। मुझे फ़ोन पे बोला जाता है मुझे तो नहीं मालूम ये सारे एजेंट ने डाल दिया था, एजेंट ने ये किया था, एजेंट ने वो किया था। देखिए होम ऑफिस को ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब आप एक एप्लीकेशन डालते हैं आप वहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं उसका मतलब ये है कि आपने जिम्मेदारी ली है इस एप्लीकेशन का और दूसरों के ऊपर ऐसे कसूर डाल के यू कांट गेट रेजोल्यूशन फ्रॉम होम ऑफिस। होम ऑफिस कोर्ट्स ये ऑलवेज बताया कि आपके बिहाफ पे भी अगर किसी ने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉल्स क्लेम डाला है उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करेक्ट एडवाइस लीजिए और मेनली आप उन लोगों से दूर रहे जो आपको पैकेज डील्स देते हैं और एक्सप्लेन नहीं करता कि एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं, कौन सा कानून है, किस डॉक्यूमेंट से उस कानून को सेटिस्फाई होगा और कैसे वो आपकी केस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपरली अपने केस को समझे, अपने डॉक्यूमेंट्स को देखें। डोंट अलाउ एजेंट्स और लॉयर्स टू पुट इन वॉट एवर दे फील लाइक
क्योंकि एंड ऑफ द डे उन्होंने कोई गलती कर दिया, इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा। और बाद में ये प्रूव करना कि आपको मालूम ही नहीं था, उन्होंने आपके पीछे पीछे आपको नहीं पता कि कोई डॉक्यूमेंट डाले हैं या आपको नहीं आपकी इजाज़त के सिवा कोई केस से रिप्रेजेंटेशन किया, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने केस की कंट्रोल पे हर वक्त रहें, हर वक्त इंक्वायरीज करें लॉयर के साथ और समझने की कोशिश करें कि कौन सी कानून के अंदर ये एप्लीकेशन किया जा रहा है। सो जी इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये शो में अगर लोग अपने एग्जिस्टिंग केसेस के बारे में चाहते हैं वो भी डिस्कस कर सकता है, हम उनको सलाह दे सकते हैं कि वेदर दे आर ऑन द राइट ट्रैक और वेदर दे एक्चुअली रिक्वायर ऑल्टरनेटिव प्रोविजन। अच्छा, एक आजकल जो चर्चा का विषय बना हुआ ई वीज़ा कनेक्शन, अभी कुछ जिन लोगों ने तो अपना ई वीज़ा कनेक्ट कर लिया, चलो वो तो वेल एंड गुड है। कई लोगों के पासपोर्ट पे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लेकिन इस वीक फिर मेरे पास कोई बंदा आया था वही कि पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हुई है इंडेफिनेट स्टे की, लेकिन वो इंडेफिनेट स्टे की स्टैंप के कारण वो ई वीज़ा लिंक नहीं हो रहा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बीआरपी कार्ड होना चाहिए। अभी क्या वो बीआरपी कार्ड बनवा सकता है? नहीं, वो बीआरपी कार्ड नहीं बनवा सकता। बीआरपी कार्ड का टाइम निकल गया है। बीआरपी कार्ड का लास्ट डेट था 31 दिसंबर 2024। सो उनको ये ई वीज़ा टीम के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपने आईडी जो है पासपोर्ट उसकी कॉपी लेकर भेजना पड़ेगा। सो नॉर्मली जैसे आप अपना कार्ड लेकर अकाउंट खोल के वो कार्ड को स्कैन करके अपना आईडी को वेरीफाई करते हैं, ये चीज़ आप नहीं कर सकेंगे अनलेस आपके पास अभी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। जैसे अभी बांग्लादेश ने शुरू कर दिया है 2024 जून से ही इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। इफ़ एनीबॉडी इज़ बांग्लादेशी सिटीजन, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट लिया है, वो बिल्कुल बीआरपी कार्ड के सिवा पासपोर्ट को स्कैन करके ही कर सकता है। लेकिन पुराने पासपोर्ट जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट नहीं है, वहाँ पे आपको पासपोर्ट का एक कॉपी, अपना एक पिक्चर, ये दोनों चीज़ें होम ऑफिस को भेजना पड़ेगा। होम ऑफिस आपके लिए एक अकाउंट खोल के देंगे, अकाउंट खोल के उसकी लॉगिन डिटेल्स आपको ईमेल करके भेजेंगे और उस तरीके से आपको ई वीज़ा करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि होम ऑफिस ने ये ई वीज़े के बारे में तो आज कल नहीं बताया, बहुत पहले से बता दिया था। कुछ लोगों ने किया नहीं ना, वो ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात पड़ी जी हम तो पक्के हो गए। जी बिल्कुल, हाँ वो पक्के हो गए, उसके बाद हम तो पक्के ही हैं। वो जो आगे लॉ क्या कह रहा है कि ई वीज़ा कन्वर्ट करना, बीआरपी कार्ड बना लो। होम ऑफिस ने पहले तो अपने वेबसाइट पे ऐसे ही डाल दिया था और उन्होंने वो जो इंडेफिनेट है ना, इसको बोलते हैं NTL, नो टाइम लिमिट। सो ये NTL फॉर्म को होम ऑफिस ने फ्री भी कर दिया था कि जितने लोग ये पुराने पीछे ये स्टैम्प वाला इंडेफिनेट लेकर आप NTL अप्लाई करके अपना BRP कार्ड ले लीजिए कि आपका ई वीज़ा रजिस्टर हो जाए। और NTL फॉर्म का पहले फ़ीस होता था, वो भी ज़्यादा नहीं था, 300 या 200 कुछ था, लेकिन वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया कि अभी हर बंदा करे, क्योंकि वो जो भी अप्लाई करे उसको तो मिलेगा ही दिसंबर तक, इसलिए उन्होंने फ्री कर दिया कि आप अप्लाई करके BRP ले लीजिए और ई वीज़ा रजिस्टर करें। बट फिर भी बहुत लोगों ने नहीं किया। अभी उन लोगों के लिए यही मुश्किल हो रहा है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट नहीं है, आपके पास स्कैन करने वाला, आइडेंटिटी वेरीफाई करने वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट आप वो ई वीज़ा टीम को अपने पासपोर्ट की कॉपी भेज सकते हैं। वो शायद हो सकता है कुछ कुछ केसेस पे आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए भी बुलाएंगे, बट व्हाटएवर इट इज़ उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। हमने किए हैं कुछ लोगों के लिए, थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली एक बार आपका वीज़ा को कंफर्म हो गया, वो ये भी चेक करेंगे कि आपकी कभी भी नॉन स्टॉप 2 साल एब्सेंस नहीं था, मतलब आपका इंडेफिनेट लैप्स नहीं हुआ है। अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि जो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप वही बंदे हैं, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपका इंडेफिनेट अभी भी वैलिड है, फिर वो आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आपके लिए एक अकाउंट खोल के उस अकाउंट का लॉगिन डिटेल्स आपको ईमेल करेंगे, फिर आपको उस अकाउंट पर लॉगिन करके बाकी ई वीज़ा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंक्लूड देखो ना कि लोगों ने कितनी अनगहली की है कि पहले अगर ये काम कर ले तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं अभी कितना टाइम इमरजेंसी की है, कोई इमरजेंसी अब जाना भी होगा, कितना कम से कम 15-20 मिनट का ये काम होता है, तो अभी 2 महीने के लिए स्टक हो जाता है बंदा। जी, अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप ये जो NTL एप्लीकेशन है ये आप बाहर बैठ के भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप अगर इंडिया चले गए हैं बिल्कुल, लेकिन ये बहुत रिस्क है बिकॉज यू डोंट नो, इसीलिए तो डरते हैं ना कि जाएंगे तो वापस आने में मुश्किल। ऑफ कोर्स मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये बहुत स्मूथ प्रोसेस है, वापस आने में डेफिनेटली मुश्किल हो सकता है, ठीक है। और
आपको, लेकिन कुछ हालत ऐसे हो ही सकता है जहाँ पे आपके पास बिल्कुल कोई चॉइस नहीं है। उस सिचुएशन पे आप अगर उधर चले गए हैं, आपको उधर से बैठ के एक एंट्री वीज़ा के लिए, स्टैम्प के लिए, ये जो एप्लीकेशन था ये मेनली था उन लोगों के लिए, सोचे कि जिसके पास पहले इंडेफिनेट बीआरपी कार्ड होता था, वो छुट्टियों पे गया है और कार्ड लॉस्ट हो गया है, ठीक है ना। वो उन लोगों के लिए एक एप्लीकेशन है जहाँ पे वो एप्लीकेशन करेगा तो उनको एक 3 महीने का पासपोर्ट पे वीज़ा दिया जाएगा, नॉर्मल जैसे विजिटर्स के होते हैं उस तरीके का वीज़ा दिया जाएगा कि उसके साथ वो इधर आके दोबारा बीआरपी कार्ड अप्लाई करके ले रिप्लेसमेंट कार्ड, ठीक है। तो उनके लिए एक स्कीम था कि अगर आप हॉलीडे में अपना कार्ड खो चुके हैं ऐसे, तो उस स्कीम के थ्रू आप चाहे तो इंडिया बैठ के अप्लाई कर सकते हैं वो एक 3 महीने का वीज़े के लिए, लेकिन ये बहुत रिस्की है। बेहतर तो आपके लिए यही है कि आप इधर से ही हल करके अपना ई वीज़ा बना के फिर जाएं। अच्छा, चलो ये तो बात क्लियर होगी कि अभी और कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे जी हम दोबारा बीआरपी कार्ड अप्लाई कर देंगे हम उसके बाद, क्योंकि अभी आपने इनको सबको क्लियर कर दिया कि दिसंबर तक का था बीआरपी कार्ड एप्लीकेशन अभी हो ही नहीं सकता, वो बीआरपी कार्ड प्रोडक्शन ही बंद हो गया है। हाँ, तो आएगा कहाँ? अच्छा, ये अपनी अभी ये अपने स्टूडेंट्स का, ये पीएसडब्ल्यू का, इसके ऊपर ये जो वर्क परमिट के वीज़े चल रहे हैं, अभी हमने डिस्कस वही कर रहे थे कि इतना टैक्स जो इन्होंने किसी को, अभी जैसे किसी ने वर्क परमिट वीज़ा लिया, अभी आप ही बता रहे थे टैक्स भी इंक्रीज हो गया जी, तो ऐसे इतना टैक्स अगर वो बंदा देगा तो उसको क्या फ़ायदा एक वीज़ा लेने का? जी देखिए, देगा भी कहाँ से, पहले तो ये मेनली ये बात है कि होम ऑफिस जो स्कीम किया था वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लोग जो हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई ख़त्म करके वापस ही चले जाए। तो उन्होंने देखा था कि ये जो 27,000 का सैलरी थ्रेशोल्ड था उसमें बहुत लोगों को वर्क परमिट मिल रहा था, क्योंकि अभी करंट जॉब मार्केट में एक ग्रेजुएट जॉब शायद 25 का होता है, लेकिन एक कंपनी जब देखेगा कि नहीं आप में टैलेंट है, आप काम करने के काबिल है, वो 1-2-3 हज़ार पाउंड बढ़ा देंगे, ये ज़्यादा नहीं है। उन्होंने अभी जानबूझ के ये 39,000 कर दिया कि उनका मकसद ही तो यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये इस तरीके का जॉब अफोर्ड ना कर सके और वापस चले जाएं। जिन लोगों को ये जॉब मिल रहा है, हाँ उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उनका बहुत पैसे टैक्स में जा रहा है, उनकी सैलरी में ऑलमोस्ट 700-800 पाउंड टैक्स के ऊपर चले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल और भी एक है कि बहुत एम्प्लॉयर्स जो है ना वो देना ही नहीं चाहते, क्योंकि बंदे का सैलरी से तो टैक्स एनआई काट रहा है, उसके ऊपर और एक चीज़ होता है जो एम्प्लॉयर एनआई देना पड़ता है एम्प्लॉयर को खुद से। एम्प्लॉयर इज हैविंग टू पे द पर्सन 39,000 पाउंड सैलरी एंड देन ऑन टॉप देर हैविंग टू पे नेशनल इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयर एनआई होता है। एंड आई थिंक obviously I'm not an accountant, I think at this moment वो एम्प्लॉयर एनआई कुछ 6% पे है और सरकार बोल रही है कि उसको आगे जाके 8% कर देगा। इसका मतलब है कि एक कंपनी का एक वर्क परमिट होल्डर के पीछे 1,000 पाउंड मंथ का खर्चा हो जाता है, उसका टैक्स पे करना, उसकी नेशनल इंश्योरेंस पे करना, वो भी सैलरी के बाद। सैलरी तो पे करना है उसको सैलरी पे करो, उसके लिए टैक्स पे करो, उसके लिए एनआई पे करो, उसके लिए एम्प्लॉयर एनआई पे करो। ये चीज़ें करके एम्प्लॉयर्स इसीलिए बहुत discouraged and they don't like sponsoring people, and that is the government's intention. There is no way to go around that. आपको यही करना पड़ेगा कि आप पढ़ाई ख़त्म करें, ख़त्म करके वो ग्रेजुएट वीज़े पे चले जाए। ग्रेजुएट वीज़े पे कोशिश करें कि कोई फास्ट आपको इधर बर्गर शॉप, चिकन शॉप पे जॉब मिल गया वो मत लीजिए, थोड़ा स्ट्रगल करके भी हो, कोशिश करें कि एक इंटर्नशिप या कोई जूनियर पोजीशन अच्छे कंपनी के में लेने की, क्योंकि उधर आप 2 साल काम करेंगे और कंपनी अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया कि नहीं हमें ये बंदा भी चाहिए, तभी वो मजबूर होगा इस तरीके का कॉस्ट देने के लिए। अदरवाइज़ तो कोई भी ऐसे पैसे देकर नहीं करेगा। और जो लोग करते हैं ये तो एक तरीके का, कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि अच्छा एक्चुअल में कुछ सैलरी पे करते हैं लेकिन पेपर में दिखाते हैं 49,000। वो चीज़ें करना सरकार ने बहुत मुश्किल कर दिया है। वो तो एंड ऑफ द डे तो पकड़े जाएंगे ना जी, वो एंड ऑफ द डे पकड़े भी जाएंगे और अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। आप जेब से 1,000 पाउंड कैसे दे सकते हैं, ये तो आप दे नहीं सकते। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कि वो वर्क परमिट स्कीम्स को कम करके ले आए। बट लेट्स सी, हम ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद सरकार देखेंगे कि इन तरीक़ों से इस मुल्क का नुकसान ही ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। लोगों ने आना बंद कर देना, बिल्कुल स्टूडेंट्स आना बंद कर देंगे, फॉरेन स्टूडेंट्स। वैसे भी अभी फॉरेन स्टूडेंट तो बहुत कम हो गए।
जी, उन्होंने जब से ये डिपेंडेंट का बंद कर दिया है फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट इतना हाई हो गया है अभी, एक फॉरेन स्टूडेंट के लिए अकेले आके वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता था। पहले क्या करते थे कि हस्बैंड वाइफ आ गया, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, स्पाउस जो है फुल टाइम जॉब कर रहा है, एटलीस्ट वो अपने इनकम से अपने वाइफ को या हस्बैंड को सपोर्ट कर सकता है पढ़ाई करने के लिए। बट हाँ, उन्होंने ये डिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा पे बंद करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है। सो फिर भी आप आ सकते हैं अगर आप अपने यूनिवर्सिटी से कन्विंस करके अपने कोर्स को एज अ रिसर्च के मास्टर्स रिसर्च दिखा सकते हैं, फिर आप अभी भी डिपेंडेंस बुला सकते हैं। वो कुछ केस में उन्होंने अलाउ किया है, बाकी केस जी वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी जब कैश लेटर देगा वो बोलेंगे कि क्या ये सिर्फ जनरल एकेडमिक मास्टर्स है या फिर ये मास्टर्स रिसर्च है, और अगर यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि ये मास्टर्स रिसर्च है, फिर ऑफ कोर्स यू कैन ब्रिंग डिपेंडेंस। अब मैं जैसे देख रहा हूँ कि बहुत कोर्सेज है विच आर नॉट रियली मास्टर्स रिसर्च, बट द यूनिवर्सिटी इज़ ट्राइंग टू पुश द एजेंडा, उनको एक दो ज़्यादा कोर्स वर्क लगा के या डिसर्टेशन मॉड्यूल को ज़्यादा बढ़ा के मास्टर्स रिसर्च की तरह दिखा रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे होम ऑफिस के लिए तो बोलना इजी है कि हम ये देंगे वो नहीं देंगे। सफरर कौन है? सफरर तो यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ ये बहुत डिपेंड करते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर। फॉरेन स्टूडेंट्स आना बंद कर दिया तो उनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। और किसी टाइम तो ये था लोगों ने घर घर में यूनिवर्सिटी खोल ली थी। वो तो बैक इन 2007 2008 2009 का 2 कमरों के घर में यूनिवर्सिटी खोल लेते थे। जी देखिए, दिस इज द मेन पॉइंट। मैंने ये रिसेंटली भी एक होम ऑफिस को बड़ा सा लेटर लिखा है कि हाउ डिड द होम ऑफिस ग्रांट, ये छोटे छोटे कंपनीज बस इनकॉर्पोरेशन किया, बोला कि हमें केयर होम का बिजनेस करना है, लाइसेंस अप्लाई किया, होम ऑफिस ने उनको लाइसेंस भी दे दिया, 30-40 COS अप्लाई किया, उनको COS भी दे दिया। उन्होंने एक बार चेक करके देखा भी नहीं कि भाई इतने लोग ला के तुम जॉब किधर दोगे। ये सेम चीज़ हुआ था जो आप बोल रहे थे कॉलेजेस के बारे में। एक बंदा एक रूम बुक करके बोल दिया कि मुझे इधर कॉलेज खोलना है, उनको कॉलेज का लाइसेंस दे दिया। उन्होंने बोला है मुझे 50 स्टूडेंट लाना है, उनको 50 स्टूडेंट रूम में 10 लोगों का बैठने का जगह नहीं है आपने। सो दिस इज यस, सो ये दिस गिव्स राइज टू अ बिग वाइडर क्वेश्चन कि क्या होम ऑफिस इतने ही बेवकूफ़ है या फिर वो जानबूझ के लोगों को ये करने देते हैं क्योंकि इनमें से कंट्री का बेनिफिट होता है। क्योंकि आप देखें ना कि स्टूडेंट्स जब आते हैं ये फेक कॉलेज में, एक स्टूडेंट आया सोचे अच्छा यूनिवर्सिटी में, उधर देखा कि अच्छा इधर मेरा सेकेंड ईयर में 17,000 होगा, लेकिन ये कॉलेज चला जाओ उधर मेरा ट्यूशन फी 5,000 है, क्यों मैं उधर चला जाता हूँ, मेरा पैसा बच जाएगा। वो 2 नंबरी कॉलेज में जाके अपना पैसा बचाने की कोशिश करता है। बीच में जब कॉलेज का लाइसेंस जाता है उसका भी वीज़ा ख़राब, हर चीज़ ख़राब। और कॉलेज वाले क्या हुआ, उन्होंने तो पैसा अपना बना लिया। एक कॉल ले। जी हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है वकील। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलो जी। हाँ जी, एक तो क्वेश्चन हैगा जिद्दां मेरी फ्रेंड ने आना आ ब्याह करा के, पर ओदे है ना पहला 6 साल पहला ओदे है ना आई थिंक विजिटर वीजा रिफ्यूजल लगी हुआ, फिर वो एप्लीकेशन पे लिखना चाहिए या नहीं? नहीं, ब्याह उन्होंने इत्थे कराया। हाँ जी, हाँ जी। हुण तो फिर जिद्दां ओदे हस्बैंड ने उन्हें मंगाना। ये कह रहे हैं कि इनकी कोई फ्रेंड है इंडिया तो जी। हाँ जी, हाँ जी। इंडिया तो उन्होंने मैरिज करवाई यहाँ पे, तो लेकिन ब्रिटिश के साथ शादी किया है। हाँ, तो इंडिया में 6 साल पहले उनको विजिटर वीजा पे आ रहे थे, रिफ्यूज हो गया था जी। तो वो अभी एप्लीकेशन में मेंशन करें कि ऑफ कोर्स ये आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। आप मेंशन नहीं करेंगे वो रिफ्यूज करके 10 इयर्स का बैन दे देगा। आप इस बात को छुपा सकते ही नहीं। फिंगरप्रिंट करते ही उनके पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि इसने पहले अप्लाई किया था। इसका जो पीछे विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था उसका कोई असर नहीं आता ये स्पाउस वीज़े में। ये जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेगा, मैरिज का फ़ोटो होगा, मैरिज से पहले जो फ़ोन के ऊपर बातचीत हुआ था उसका फ़ोटो होगा, मैरिज के बाद मियाँ बीवी एक साथ घूम रहा है उनका फ़ोटो होगा। मेन बात है कभी किसी ने पहले वीज़ा रिफ्यूज अप्लाई करने की कोशिश किया था, ये देख के होम ऑफिस शक कर सकता है कि क्या ये जेन्युइन स्पाउस वीज़ा है कि नहीं। आप प्रूव कर दे कि ये जेन्युइन शादी है, ठीक है ना। ये प्रूव करना बहुत इजी है, लेकिन आप किसी हालत पे देयर इज़ नो पॉसिबल गिवन वे
जिसमें आप ये छुपा सकते हैं कि उसका 6-7 साल पहले रिफ्यूज़ हुआ था। आज से 20 साल पहले भी अगर उसका रिफ्यूज़ हुआ था, वो एप्लीकेशन ये जमा करते ही उनके सिस्टम में आ जाएगा कि इसने पहले अप्लाई किया था। उधर क्वेश्चन है, हैव यू एवर मेड एनी एप्लीकेशन टू द यूके? बहुत लोग इसको गलती करते हैं। उधर एक दूसरा क्वेश्चन होता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी ऑफ दिस कंट्रीज इन द लास्ट 10 ईयर्स? अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ईयू बोलते हैं, दैट इज ओनली 10 ईयर्स। लेकिन यूके का कोई आपने एप्लीकेशन की है कि नहीं, ये सवाल होता है कि आपने के सारा जिंदगी का, कि आपने अपने सारा जिंदगी में कभी भी अप्लाई किए हैं कि नहीं। उधर बोलना है यस, डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ रिफ्यूजल, रीजन लिखना है। 100% उनको पता हो जाएगा, आप छुपा नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी, वो मेंशन कर ਬਾਕੀ दीजिए। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਕੌਣ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? नहीं, वो शादी करके यहाँ पे आया था स्पाउस वीजा में। शादी, हाँ जी, हाँ जी, शादी करके आया था, फिर शायद वो शादी काम नहीं हुआ तो उधर इंडेफिनिट नहीं मिला, अभी रहते रहते 20 साल हो गया है। तो ये इसमें सबसे अच्छा बात तो ये है कि उसकी डेट ऑफ एंट्री जो है वो कोई डाउट नहीं है, उसके पास प्रॉपर वीज़ा है, होम ऑफिस के पास प्रॉपर रिकॉर्ड है। इसमें प्रूव हो जाता है कि वो 20 ईयर्स पहले इधर आया था। लेकिन होम ऑफिस चाहते हैं कि आप पूरा 20 साल प्रूव करें। ठीक है, वो बंदा इधर लीगल आया था, मतलब उसने आते ही जीपी बना लिया होगा। हाँ, बोलो जी तुसी ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी, फिर अपील भी रिफ्यूज हो गई। बिल्कुल जी, ये बहुत कॉमन केस है। ये जब भी यहाँ पे शादी पे आते हैं, अगर शादी काम नहीं करता, फिर नॉर्मली वकील यही बोलते हैं कि कोशिश करें दिखाएं कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए नहीं हुआ, ऐसे करके। बट ये सारे अभी इररिलेवेंट फैक्ट हैं। और वो भी तो प्रूफ होगा ना इनके पास, जब वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है, वो भी तो प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। प्रोबेबली अगर आज से 20 साल पहले आया था, उस टाइम क्राइटेरिया ही था 2 साल रहे, 2 साल बाद आपको इंडेफिनेट मिल जाता है। उसके इधर आने का मेन बात है कि जब बंदा इधर लीगली आता है, पासपोर्ट रहता है, उसके पास बहुत चीज़ें होता है। जो बंदे इलीगल आते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। आपके पास पासपोर्ट है या कॉपी होगा जिसमें दिखाया जाएगा कि ਹੋਲਡ ਔਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ अपील सी वो भी रिफ्यूज कर देती थी। जी जी, देखिए आप यहाँ पे 3 चीज़ें, इसको 3 चीज़ें करना, मैं समझ गया हूँ, सॉरी मैं आपके बात काट रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल सा केस है, ये बहुत इजी केस है। आपको याद रखना है कि उसका जो पहले शादी था, उसने जो डोमेस्टिक वायलेंस डाला था, वो सारा था फैमिली लाइफ बेस्ड केस। ये 20 साल वाला है प्राइवेट लाइफ बेस्ड केस। दोनों केस में कोई मिलजुल नहीं है। ये प्राइवेट लाइफ वाला केस जो है, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है कि मैं 20 साल इधर हूँ, ये बंदा लीगली वैलिड वीज़ा लेकर आया है, तो इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसकी फिंगरप्रिंट, नाम, डिटेल से ही होम ऑफिस रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। इसको चाहिए नंबर 1, होम ऑफिस में सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट डाले, पूरा 20 साल होम ऑफिस का जो रिकॉर्ड है निकल के आ जाएगा। कितने दफ़ा उसने अप्लाई किया है, कितने दफ़ा उसको होम ऑफिस ने पकड़ा था, कभी उन्होंने साइनों पे लगाया था, वो चीज़ ही एक प्रूव हो जाता है। कोई साइनों पे नहीं लगाया। सेकंड रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो फ्री रिकॉर्ड है, निकालने में क्या प्रॉब्लम है, उधर से जितना हेल्प हो सकता है होगा। सेकंड चीज़ करेगा कि ये बंदा लीगल आया था, मतलब आते ही इसने डॉक्टर रजिस्टर कर लिया था। NHS से NHS सेंट्रल हब में सब्जेक्ट एक्सेस दिया जाएगा, इसका पूरा 20 साल का जीपी रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। कितने दफ़ा उसने हॉस्पिटल गया है, कितने दफ़ा उसने जीपी के पास गया है, कभी भी अगर उसने वो अर्जेंट ट्रीटमेंट सेंटर पे गया है। तीसरा चीज़ होगा कि अगर उसने बैंक खोला था, बैंक में भी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट होता है। बैंक से 20 साल का, अभी वो अकाउंट बंद भी हो जाए, 6 साल तक तो बंद हो गया फिर भी मिलता है,
खुला है, पूरा 20 साल का रिकॉर्ड उधर से मिल सकता है, ठीक है। तो प्लस उसके कोई भी बिल्स वगैरह, टेनेंसी एग्रीमेंट, जो भी सबूत है, सारे सबूत ले। देखिए 20 साल अगर वो गुजार चुका है, ट्राई तो करना ही है, जो भी है। मैं 20 साल वाले केसेस में मैं यही बोलता हूँ कि देखिए आप अगर सच बोल रहे हैं, आपको मालूम है मैं 20 साल इधर गुजर चुका हूँ, फिर आप अप्लाई करके देखें, जो भी है आपके पास सारे देंगे। होम ऑफिस नहीं मानेगा, जब कोर्ट पे आप जाएंगे, आपके जानने वाले रिश्तेदार, फैमिली सारे कोर्ट में आके बयान दे सकते हैं कि हाँ हम इस बंदे को जानते हैं 20 सालों से। मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो इधर आया 5, 6, 7 साल के बाद देखा कि भाई इधर तो काम मुश्किल है, हम थोड़ा आयरलैंड चले जाते हैं। आयरलैंड तो इधर से इजी है, आयरलैंड चला जाता है, 2, 3, 4 साल रहता है, उधर केस डालता है, फिर उधर देखता है कि इधर तो कोई इनकम नहीं है, रहना मुश्किल है, वेदर और भी खराब है, फिर वापस आ जाता है। होम ऑफिस के पास वो रिकॉर्ड भी होता है, वो इधर 20 साल डालते हैं, बोलते हैं कि 1 सेकंड हमने तो देखे कि आपने इस डेट आयरलैंड पे केस डाले थे, हमें दिखाए कि आप आयरलैंड जाके 6 महीने से ज़्यादा नहीं थे, उसी जगह पे फंस जाते हैं। अगर बंदा ऐसे पूरा टाइम इंग्लैंड में था, उसको अभी एप्लीकेशन करना चाहिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ਉਹ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ डॉक्यूमेंट अपने कढ़ा लो, होम ऑफिस को पूरा रिकॉर्ड होएगा, उसको बोले वो पुराना पासपोर्ट लेकर, नया पासपोर्ट लेकर वकील के पास चले जाए, बाकी डॉक्यूमेंट्स वकील ही सब्जेक्ट एक्सेस डाल के निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਸਪੋर्ट ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਵकील को चल जाओ, बाकी काम वकील ने आप ही कर देने, वकील निकाल देंगे बाकी सारे रिकॉर्ड्स सब्जेक्ट एक्सेस डाल के, ठीक है। हम ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं, लोग अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते, हम वो उनसे थोड़ा बातें करना पड़ता है, जानना पड़ता है कौन से घर का इलेक्ट्रिक बिल किसका था, मोबाइल कंपनी किसके साथ उसने यूज़ किया था, उनके साथ बातें करके बहुत सोर्सेज निकल जाता है। इंग्लैंड होता ही है पेपर वर्क का मुल्क, इधर अगर आप लीगली आए हैं कहीं ना कहीं से हम सब्जेक्ट एक्सेस करके रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, ये मुश्किल नहीं होगा। ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਲਾਉਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਵਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, उस नंबर से इन्हों प्रोग्राम तो बाद कॉल करके अपॉइंटमेंट बना लियो। ठीक है जी, थैंक यू जी। नहीं ये मैं जानता हूँ लोग घबराते हैं ज़्यादा, लेकिन जो लोग यहाँ पे लीगली आए हैं वीज़े लेकर, उनका जब 20 साल हो जाता है वो केस बहुत इजी होता है। जो लोग इलीगल आए हैं कोई पासपोर्ट के सिवा या किसी और के पासपोर्ट पे, उनके लिए मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए जब होम ऑफिस तो बहाने बनाने का दफ्तर है, वो जो भी बताए, जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जी। हेलो, मेरा नाम गुरदीप है। हाँ जी, मैं थोड़ी एडवाइस करनी थी। मेरे को पासपोर्ट ते स्टैंप लगी आ 34 ईयर्स हो गए लगे ना। ओके जी। इंडेफिनिट जी रिमेन जी सी ना, मेरी रिमेन टू दी जो कुछ कहते ना। अच्छा, तो मैं पूछना कि मैनू ई वीज़ा हुण जिहड़ा नवां कहंदे मैनू कराउणा पऊगा ई वीज़ा कि मेरा ठीक है? सब तो पहला असीं इसी टॉपिक दे गल शुरू कीती सी, क्योंकि ये नॉर्मली हरेक बंदे दी प्रॉब्लम आ भाजी। ਤੁਹਾਨੂੰ कराउणा चाहिदा सीगा, तुसीं BRP कार्ड बनाया नहीं सी? नहीं मैं कुछ नहीं बनाया, मैनू इंडेफिनिट लगी जी। आपके पास 31 मार्च का डेडलाइन है, आप 31 मार्च के अंदर अपने ई वीज़ा रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपका इंडेफिनिट जो है ये चला जाएगा। आपको 31 के अंदर ई वीज़ा रजिस्टर करना है। पहले तो डेट था 31 दिसंबर तक, आप कुछ किस्मत है होम ऑफिस ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च तक। आप इमीडिएटली ई वीज़ा रजिस्टर करें। आपका ई वीज़ा वैसे इजीली ऐप के थ्रू स्कैन करके नहीं होगा। आपके लिए होम ऑफिस को आपके पासपोर्ट की कॉपी, लास्ट 2 ईयर्स का प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका फ़ोटो, ये सारे चीज़ें ईमेल करना पड़ेगा। होम ऑफिस आपके लिए एक अकाउंट बना के देगा, फिर उस अकाउंट के थ्रू आपको ई वीज़ा रजिस्टर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल डिले ना करें, आप स्ट्रेट अवे आप गूगल पे टाइप करें ई वीज़ा, टाइप करते ही आपको उधर होम ऑफिस की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा। अगर आपके बच्चे हैं यहाँ पे अंग्रेज़ी अच्छे बोलते हैं, उनको बोले ईमेल करें होम ऑफिस को, करके समझाए कि ये सिचुएशन है, इनके पास पुराने पासपोर्ट पे स्टैम्प पे वो पासपोर्ट का
स्कैन कॉपी बना के होम ऑफिस को भेजे और इमीडिएटली प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके लिए टाइम बहुत कम है। वी हैव ऑलरेडी फिनिश जनवरी, मार्च की एंड तक टाइम है आपके पास। अच्छा जी, ओके। तो ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੇਸਡ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਬਰਮਿੰਗਮ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, पे हैं हम। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਾ देखिए इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट को करवा लो, क्योंकि ये जरा जिथे तुसी फंसे हैं नहीं। देखिए ई वीज़ा प्रोसेस सरकार ने बताया है वो बहुत सिंपल करेगा, सिंपल रखेगा। हम भी चाहते हैं कि लोग अपने तरफ से कोशिश करें। आपके बच्चे हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बच्चे, हाँ हाँ जी। बच्चे क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? किधर पढ़ते हैं? नहीं, वो अभी तो काम कर रहे हैं जी। उनको बोले, वो उनको आजकल के बच्चे जो है वो कंप्यूटर के साथ अच्छा होता है। आप पहले उनको बोले गूगल में टाइप करके ये ई वीज़ा हेल्प ऐसे टाइप करके एक ईमेल कर लीजिए आप होम ऑफिस को। वी वांट टू पुट प्रेशर ऑन द होम ऑफिस कि ये और एक मनी मेकिंग स्कीम ना हो जाए वकीलों के लिए, ठीक है? अच्छा, ये क्यों मेरा फिंगरप्रिंट कुछ नहीं हुआ पहले। हाँ, ये आप होम ऑफिस से पहले कांटेक्ट करें। आप अपने बच्चों को बोले, उधर गूगल में टाइप करेगा, ईमेल एड्रेस मिलेगा, एक ईमेल कर लीजिए होम ऑफिस को जहाँ पे बताया ये है मेरा नाम, ये है मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये है मेरा नेशनलिटी, ये देखे मैंने अटैच किया है मेरा पासपोर्ट का कॉपी, ऐसे मुझे डेट पे इंडेफिनेट मिला था, सॉरी मैं भूल गया था, कभी कार्ड नहीं लिया मैंने BRP, काइंडली मुझे बताएं कैसे अपना ई वीज़ा रजिस्टर करना है। ये बोल के आप होम ऑफिस को ईमेल करें और उनको बताएं कि भाई हमारे लिए अकाउंट खोल के दीजिए कि हम ई वीज़ा रजिस्टर कर सके। वी वांट द होम ऑफिस टू हेल्प पीपल, क्योंकि हर चीज़ में हर बंदे को वकील के पास जाके पैसे देना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे EU सेटलमेंट स्कीम पे भी होम ऑफिस ने बोला था इतना इजी रखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड किया था उन्होंने जून 2021 तक। उसके बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, हर बंदा फंस जा रहा है। सो ये ई वीज़ा भी देखिए आपका कोई कसूर नहीं, आपने होम ऑफिस को थोड़े बोले थे आप अपना सिस्टम चेंज करके ये सारे अल्ट्रा मॉडर्न ई वीज़ा बनाए। आप तो खुशी थे अपने पासपोर्ट स्टैंप लेकर। उन्होंने जो नया सिस्टम बनाया है उनको चाहिए आपको ये फैसिलिटेट करना। सो आप अपने बच्चों से एक फ़ौरन ईमेल करवा दीजिए। अगर 2 वीक या 3 वीक पे आपको जवाब नहीं आता या फिर जवाब जो आया है उधर से भी आपको लगता है कन्फ्यूजन है, फिर आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको हेल्प भी करेंगे और हम आपके बिहाफ पे होम ऑफिस पे शिकायत भी करेंगे कि ऐसे होना नहीं चाहिए कि इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोगों को वकील के पास जाके अपना मेहनत की कमाई ख़राब करना पड़े। ये होम ऑफिस ने प्रॉमिस किया था कि ये बहुत ईजी सिंपल प्रोसेस रखेंगे। अच्छा जी, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू जी। देखा वही बात होगी, हमने जिस टॉपिक से शुरू किया था ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्पेशली हमारे पीछे जनरेशन का है उनके टाइम पे तो इमिग्रेशन ऐसा सिचुएशन था ही नहीं। नंबर 1 उस टाइम लोग भी 2 नंबर ही कम करते थे, होम ऑफिस भी लोगों को ट्रस्ट करता था, हर चीज़ सही जा रहा था जी। हेलो हेलो जी, हर चीज़ सही जा रहा था। तो हेलो हाँ जी, टोनी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। मैं बलवीर कलीर बोलदा। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੱਦਦੇ? दोनों में ही एक ही बात है, इंटरव्यू बुला रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई गाइडलाइंस है कि नहीं। कहते कोई गाइडलाइन नहीं है। पहले आपको एक चीज़ बताना है कि मैं सोलिसिटर नहीं हूँ, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। ये गलती हम कर नहीं सकते क्योंकि ये जुर्म होता है अपने आप को सोलिसिटर बोलना जब आप सोलिसिटर नहीं होते तो। अच्छा चलो ठीक है। देखिए गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस नंबर 1 ये है कि हमें मालूम है अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरीके का इंटरव्यू होता है। देखिए ये कोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इसकी फ़ाइट हुआ है कि देखिए एक वीज़ा प्रोसेस एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ठीक है? हर बंदे का इंटेलिजेंस, हर बंदे का मेथड ऑफ सेइंग डिफरेंट होता है। सो होम ऑफिस को सेंसिबली करना चाहिए।
लेकिन मेन चीज़ एरियाज ये पे होगा। होम ऑफिस आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको ये जॉब मिला कैसे, ठीक है, कि आपने ये एडवर्टीजमेंट किधर देखे थे, आपको किसने इसके बारे में बताया, क्योंकि स्किल वीज़ा में ये क्राइटेरिया है कि जॉब मस्ट बी जेन्युइन। ये नहीं कि आपको वीज़ा चाहिए इसलिए कोई कंपनी आपके मदद करने का कोशिश कर रहा है, ये अलाउड नहीं है। आपके कोई जानने वाले हैं वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, अलाउड नहीं है। आप पैसे देकर किसी से वर्क परमिट खरीद रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। सो होम ऑफिस देखना चाहता है कि ये एक जेन्युइन जॉब है। सो ये जेन्युइन जॉब जो है ये ऑलवेज विल स्टार्ट विद आपको ये जॉब का बारे में पता कैसे चला, फिर आपने अप्लाई कैसे किए, फिर आपने कंपनी के किस बंदे के साथ बात किए हैं, उनके साथ क्या इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था, आपके पास इंटरव्यू का कोई रिकॉर्ड्स है, आपने क्या एजुकेशन दिखाए थे उनको। सो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपको जॉब मिला कैसे, इसके बारे में बहुत सारे सवाल करेंगे। सेकंड आपको सवाल करेंगे बिजनेस के बारे में। ज़रूर आप कोई कंपनी में काम करने जा रहे हैं, जाने से पहले आपने जॉब सोचे कि आप जेन्युइन जब जॉब इंटरव्यू देते हैं क्या करते हैं, आप कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। याद रखना कि होम ऑफिस को भी इस कंपनी के बारे में ऐसा नहीं कि वो इस कंपनी का मालिक है, उनको भी मालूम नहीं है। उन्होंने खुद जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो इंटरव्यू शुरू होने से पहले खुद ही 2-3 घंटा इंटरनेट पर जाके रिसर्च किया है, या फिर उस कंपनी के मालिक को फ़ोन करके उससे बातचीत किया है, ठीक है। सो आपको ये कंपनी के बिजनेस की स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए कि उनका मेन ट्रेडिंग क्या है, उनका मेन लाइन क्या है, वो किन लोगों के साथ डीलिंग करता है, उनका कितना प्रॉफिटेबिलिटी होता है, उनका कहाँ पे ऑफिस है, ठीक है। सो वो आपसे थोड़े बहुत, यहाँ पे देखें आप भी बिजनेस के ओनर नहीं है, ऐसे नहीं है कि आपको पूरे बिजनेस के बारे में इंटेंस मालूम होना चाहिए, लेकिन आप एक कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको तो कुछ तो मालूम होना चाहिए। सो इसीलिए वो आपको थोड़े बहुत सवालात करेंगे, आपको बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन होगा आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है, कि वो आपसे पूछेंगे अच्छा आप किस जॉब टाइटल पे जा रहे हैं, आपने क्या पढ़ाई की है इस जॉब मिलने के लिए, आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑफर आपको दिया है, आपने क्या एक्सपीरियंस उन्होंने दिखाया था, क्या आपने कोई ट्रेनिंग डे के लिए आप गए थे, आपने उधर जाके किसी से मिले हैं और देखे हैं ये काम कैसे करना पड़ता है, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये जॉब करने के काबिल आप है, आपके एम्प्लॉयर को कैसे मालूम हुआ कि इस जॉब करने के काबिल आप है। सो मेन बात है कि देखिए अभी एक वर्क परमिट जो है 40,000 सैलरी है, 39,000 दिया है, मैक्सिमम जेन्युइन कंपनीज जो है 40,000 ही ऑफर करते हैं। ओके, सोचिए कि बेंचमार्क 39 पे दिया, कोई कंपनी तो नहीं पूछ के किसी बंदे को 39,000 नहीं देगा, ऐसे बंदे को ही देगा जिसको उनको अच्छे तरह मालूम है कि ये हमारे जॉब करने के काबिल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने जॉब रोल, जॉब का एग्जैक्ट क्या करना है उस बारे में अच्छे तरह मालूम होना पड़ेगा। फाइनली वो जाएंगे आपको सवालात में कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर कैसे है, वीकली मिलेगा या मंथली मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको, कितने आवर्स आप काम करने वाले हैं, आवरली रेट पे क्या आता है, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट आवरली रेट की बेसिस पे है या आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट एनुअल बेसिस पे है, आपका छुट्टियां कौन से दिन पे है, एनुअली कितना पेड हॉलीडे आपको मिलता है, अनपेड हॉलीडे आप कैसे टेस्ट करके देखेंगे। ये चीज़ें जो है ये उन्होंने आपकी जो एप्लीकेशन हुआ था उधर जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जॉब लेटर जो दिया गया था उधर से पढ़ के उन्होंने सीख के बैठे हैं। सो आपको वो डॉक्यूमेंट्स ही अच्छे तरह से मालूम होना पड़ेगा। सो मेनली इंटरव्यू जो है इन कैटेगरीज पे होता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से होम ऑफिस जब आप ये इन कंट्री स्पेशली है स्किल वर्कर पे जा रहे हैं वो आपको इंटरव्यू ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है ज़्यादा सवाल पूछेंगे, आप बोलेंगे भाई मैंने तो अभी जॉब ज्वाइन ही नहीं किया, मुझे किधर से मालूम होगा। नॉर्मली ये इंटरव्यू वो करते हैं अगर आपको 3 साल का वीज़ा है, आप 3 साल एंड पे एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं, 80% ऑफ द केसेज आई हैव सीन एक्सटेंशन वीज़ा लगते ही इंटरव्यू करने आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं, बोले कि अभी तो तुम्हारा 3 साल हो गया है, बताओ इधर रिसेप्शनिस्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंट का नाम क्या है, तुम्हारे इमीडिएट लाइन मैनेजर का नाम क्या है, दिखाओ हमें तुमने लास्ट 3 सालों में क्या काम किया। होम ऑफिस के लिए इंटरव्यू करके इन्वेस्टिगेशन करके फिल्टर करना फ्रॉम फेक एंड जेन्युइन एट द एक्सटेंशन टाइम और द ILR टाइम बिकम्स मोर ईजी। सो ये मत सोचना कि अच्छा मुझे अभी 5 साल का वीज़ा मिल गया है, मैं अभी आराम से घर में बैठे रहा हूँ। नो, व्हेन यू गो फॉर योर एक्सटेंशन और ILR उस टाइम भी वो आपको इंटरव्यू कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में, बिजनेस के एम्प्लॉयर के बारे में, आप उधर जेन्युइनली काम कर रहे हैं, आप बिजनेस के साथ मेक श्योर करें, प्रॉपरली एंगेज करें, लोगों के नाम काम हर चीज़ में आप नोट्स बना के रखें कि कभी भी होम ऑफिस आ गया आपको इंटरव्यू करने के लिए आप दिखा सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू सर जी, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी जी। थैंक यू जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू। ये जो अभी आपने बात बोली, ये मैक्सिमम लोगों के पास है कि अभी वीज़ा मिल गया, अभी 3 साल का वीज़ा मिल गया, अभी आराम से टेंशन फ्री, है ना, वो टेंशन ही नहीं बंद कर देते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम तो ये है कि जब तक आपका जो पे है तो ILR तक है ना। और आप देखें ना, होम ऑफिस की नज़र से देखें, इट मेक्स मोर सेंस टू कम इंटरव्यू यू लेटर। शुरू में इंटरव्यू करने से तो वो सिर्फ इतना ही बोलेगा बंदा कि हाँ मैंने 2 दफ़ा गया था, मुझे इतना क्या मालूम, वो भी ऑनलाइन रिसर्च करके बता देगा। 3 साल आप डेली जा रहे हो, उसके बारे में उनको पता होगा कि हाँ भाई 3 साल। देखिए, ये मेरा जॉब से ज़्यादा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। मैंने जिस लॉ फर्म में ने मुझे स्पॉन्सर किया, मैंने अप्लाई किया, स्ट्रेट अवे वीज़ा मिल गया। 3 साल बाद एक्सटेंशन किया, स्ट्रेट होम ऑफिस आ गया एक सोलिसिटर फर्म में देखने के लिए कि ये जेन्युइन है या फेक है। और मुझे 3 घंटा उन्होंने इंटरव्यू किया, मेरे बॉस को 2 घंटा इंटरव्यू किया। हाँ, देखते हैं जी कॉल पे कौन। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी। तो सर मैं आप सोलिसिटर साहब से बात करनी थी। करो जी करो। हाँ जी, मैं ई-वीज़ा के बारे में आपने पूछना था। हाँ जी। हाँ जी, मेरे पेरेंट्स के पास इंडेफिनिटली लीव टू रिमेन स्टैंप है। उनको ई-वीज़ा का पता नहीं था, उन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया। तो इसका क्या कर सकते हो? सॉरी, पहले दोबारा से आपको सही करना पड़ेगा। आज तीसरे कॉलर है जी की सेम प्रॉब्लम विच आए हो जी। मैं सोलिसिटर नहीं हूँ, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। और आपको चाहिए, देखे अभी इंटरनेट हमारे चाबी है इस दुनिया का। अगर आप अच्छा इंटरनेट चला सकते हैं, आप सिर्फ इतना ही गूगल में टाइप करें अप्लाई ई वीज़ा। अप्लाई ई वीज़ा जब होगा, आप उस वेबसाइट पे जाके आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम देखेंगे, एक होगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे, आपको एक ईमेल एड्रेस पे ले जाएगा। अब मैं नेक्स्ट शो पे जब आऊँगा, वो ईमेल एड्रेस में आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा ई वीज़ा कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस क्या है। आपको एक आपके पेरेंट्स का समरी लिख के होम ऑफिस को ईमेल करना चाहिए स्ट्रेट अवे, ये बोल के कि इस दिन आए थे, ऐसे उनको इंडेफिनेट मिला, इस पासपोर्ट स्टैम्प पे प्लीज़ सी अटैच पासपोर्ट का कॉपी, पूरा पासपोर्ट एक स्कैन करके आप उधर लगा दीजिए। ठीक है, उनको बोले कि देखें वी कैनॉट रजिस्टर ई वीज़ा, क्योंकि हमारे पासपोर्ट जो है वो ऐप से स्कैन नहीं होता, BRP कार्ड जो है वो भी स्कैन नहीं होता। हाउ आर वी सपोज टू डू दिस ई वीज़ा, प्लीज़ क्रिएट एन अकाउंट फॉर अस, ये बोल के आप उनको ईमेल करेंगे। ठीक है, फिर वो आपके लिए अकाउंट खोल के आपको अकाउंट का एक साइन इन डिटेल्स भेज देंगे, जिसके साथ आप जाके कर सकते हैं। बाकी वो शायद आपको फ़ोटो मांगेंगे बीच में, या फिर बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट देंगे बीच में। ठीक है, इसके कितना समय लग जाता है, आपको आइडिया है? मेरे लास्ट ये सिचुएशन जिसके लिए हुआ था, उसको 2 महीने टाइम लगा था। अच्छा जी। टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। अनदर थिंग इज आई डोंट वांट टू एनकरेज पीपल फ्रॉम वेटिंग। मैं तो सबको यही बताऊंगा कि आप जितने जल्दी हो सके कर लीजिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार इसको दोबारा एक्सटेंड करेंगे टाइम, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। गलत ये भी है ना कि हम लोग वेट नहीं कर सकते इस गवर्नमेंट के ना, यू कैन नॉट टेक द रिस्क। दिसंबर से उन्होंने मार्च तक किया ऑलरेडी है ना, बिल्कुल। तो अगर नहीं किया तो जो लोग बैठे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनकी BRP कार्ड रहते हुए भी BRP कार्ड स्कैन नहीं हो रहा है, या फिर स्कैन हो रहा है उधर जाके किसी और का फोटो वो देख रहे हैं। मेरे पास एक आया है जो बच्चे की तरह इधर आया था इंडेफिनेट पासपोर्ट पे स्टैंप लेकर, उसने इधर आके एक BRP कार्ड ले लिया 10 साल बाद, फिर दूसरा BRP कार्ड ले लिया। BRP कार्ड स्कैन करके अभी देख रहा है कि उधर दिखा रहा है कि उसका चाइल्ड इंडेफिनेट एक्सपायर है, रॉन्ग स्टेटस दिखा रहा है। सो बहुत तरीके का प्रॉब्लम सिस्टम में भी है। सो आई बिलीव लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जिन्होंने भूल गए करने के लिए, उनको मालूम नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो कोशिश कर रहा है, हो नहीं रहा है, होम ऑफिस की तरफ से कोई ना कोई गलती हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से आई थिंक इट विल बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक टू थिंक कि ये सारे चीज़ें रिजॉल्व करके 31 मार्च के अंदर हर चीज़ ख़त्म करना। आई डोंट थिंक, क्योंकि मुझे याद है कि दिसंबर प्रॉब्लम पता क्या है, किसी ने दिसंबर को तो ध्यान में नहीं रखा। अभी क्या है, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों का कि 31 मार्च का सबको पता लग गया है। अब 31 के देखते देखते सब लोग अपने पासपोर्ट लेके आ रहे हैं कि मेरा नहीं कनेक्ट हुआ, मेरा नहीं कनेक्ट हुआ। तो वो इतने सारे अभी एक बैकलॉग हो जाएगा, बैकलॉग बहुत हो जाएगा। बिल्कुल, होम ऑफिस में भी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, उनकी वेबसाइट भी क्रैश होने का रिकॉर्ड हो रही है, बहुत हो रहा है। बिल्कुल। सो जी, मुझे लगता है इन चीज़ों के लिए शायद चांस है कि होम ऑफिस इस टाइम को एक्सटेंड कर दे।
हम तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को लेटर्स भी लिखेंगे, हम अपने एमपीज़ के थ्रू भी लेटर्स लिखवाएंगे कि देखिए इस टाइम को एक्सटेंड करना चाहिए। स्पेशली बुज़ुर्ग लोग जो है जिनको कंप्यूटर चलाने में मुश्किल होता है, उन लोगों के लिए ये सिस्टम शुरू में फेयर ही नहीं है। यू कैन नॉट हैव अ सिस्टम जो सिर्फ नया जनरेशन के लिए है और आप पुराने जनरेशन के हक को बिल्कुल वैल्यू ना करें, ठीक है ना। ये कई बुजुर्गों ने तो अभी शुरू किया ना कि अभी वेदर इंडिया का अच्छा, अभी सब लोग जाने के लिए तैयारी में है, तो अभी देख रहे हैं कि ई वीज़ा तो कनेक्ट ही नहीं है हमारा। देखते जी कॉल थे कौन नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी, मैं सोलिसिटर से बात कर रही थी। कर से आप कर रहे हो जी, आप बोलिए। हाँ जी, वो मैंने भी पूछना था, वो मैंने पहले वो कार्ड अप्लाई किया था, बीआरपी जो पहले जो शुरू हुई थी कार्ड। हाँ जी, आप टीवी बंद कर दो जी, आप फोन पे बात कीजिए। हाँ जी, तो वो मेरे को आया नहीं, कार्ड मिला नहीं, तो अब मैं पूछना था, अब मेरे को लेना पड़ेगा, मेरे को काफी टाइम हो गया इधर आए हुए। इन्होंने बीआरपी जी आपके पास पुराने स्टाइल का स्टैम्प है इंडेफिनेट का या कोई वीज़े का? जी 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 हाँ, वो आपको कब मिला था ये इंडेफिनेट वीज़ा? ये मिला था 1984 को मिला था। 1984 को मिला था जी। आपको भी ई वीज़ा लेना ही पड़ेगा और आप जल्दी से होम ऑफिस को कांटेक्ट करें। आपको चाहिए अपना सारा पासपोर्ट, वो 94 का जिस पासपोर्ट पे है और 94 से लेकर अभी तक जितने पासपोर्ट्स आप बनाए हैं, सारे पासपोर्ट्स के सारे पेजेस का स्कैन कॉपी होम ऑफिस को भेजें कि होम ऑफिस देख सके। आप कभी भी 2 साल एक साथ बाहर नहीं रहे, मतलब आपका अभी भी इंडेफिनेट को इधर मतलब 2014 में मैं गई थी इंडिया, उसके बाद में मैं गई नहीं इंडिया। बस कितने दिन रहे थे इंडिया जाके उस टाइम 14 में? जी 2014 में जो गए थे इंडिया, कितने दिन रहे थे आप? 6 वीक रहे थे। फर्स्ट क्लास, कोई मुश्किल नहीं है। 2 साल तक आप बाहर रह सकते हैं, मुश्किल नहीं होता, इससे ज़्यादा में मुश्किल होता है। लेकिन आपको सारे पासपोर्ट्स की कॉपी भेजना पड़ेगा, यही प्रूफ करने के लिए कि आपने 6 वीक से ज़्यादा बाहर नहीं रहे थे। इन चीज़ों के साथ आप अपने फ़ोटो के साथ उनको ईमेल करके बोले कि आपके लिए अकाउंट खोल के दे। एक बार आपके अकाउंट हो गया, फिर आप खुद ही सिर्फ टिक बॉक्स होते हैं, वो सारे टिक करके अपना ई वीज़ा रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ जल्दी से आप शुरू करें, मार्च की 31 डेडलाइन है, आपको करना ही पड़ेगा ई वीज़ा, ठीक है जी। मैंने वो सिटीजन ब्यूरो से पूछा, वो बोलते आपको नहीं चाहिए। नहीं, अगर आपके पास यूरोपियन स्कीम पे वीज़ा है, सिर्फ यूरोपियन स्कीम का जिसका वीज़ा है उनका ऑलरेडी ई वीज़ा है जो EU सेटलमेंट स्कीम का है, उसके सिवा बाकी सबको चाहिए। जो सिटीजन एडवाइजरी ब्यूरो वाले हैं, इंडियन वीज़ा ही है मेरे पास, इंडियन वाला ही है। इंडियन नहीं, यूरोपियन अगर नहीं है, इंडियन पासपोर्ट में आपको ब्रिटिश इंडेफिनेट है, आपको ये करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई सिटीजन एडवाइस ब्यूरो वुड टेल यू दैट। आप होम ऑफिस को ईमेल करें, होम ऑफिस आपको बता देंगे। मैं होपफुली नेक्स्ट शो में जब आऊँगा, आपको जो होम ऑफिस की ईमेल एड्रेस है वो इधर हम पब्लिश करेंगे, क्या सारे देख सकते हैं कि कौन सी ईमेल एड्रेस पे ये भेजना पड़ेगा, ठीक है जी। जी जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन लोगों को वो देनी चाहिए यहाँ से टीवी से, ताकि क्योंकि सिटीजन एडवाइस ब्यूरो के पास भी लोग जा रहे हैं, मुझे पता है, वो हर जगह यही मिल रहा है। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने होम ऑफिस को फ़ोन भी किया। आप जब बोल रहे थे ना कि होम ऑफिस की ईमेल, होम ऑफिस वाले ने एक बंदे को क्या बोला, वो बोला कि तुम अपना जो ना ओल्ड पासपोर्ट है उस पर अकाउंट बनाओ। हाँ, पासपोर्ट से अकाउंट बन सकता है, लेकिन स्कैन ही तो नहीं होगा। ओल्ड पासपोर्ट से अकाउंट कैसे बना? वो पहले आता है कि आपका पासपोर्ट वैलिड है। जी, सवाल करते थे। नहीं, वो आप देखिए ना, एक जो है कि लॉगिन करने के लिए आप क्या आईडी यूज़ करना चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन आपको तो अपने आइडेंटिटी, यहाँ पे तो कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप आईडी लेकर जाएंगे, वो देख के बोलेगा हाँ ठीक है आप ही वो बंदे हैं। नहीं, यहाँ पे वो बीआरपी कार्ड से क्या होता है कि बीआरपी कार्ड में चिप है, उसको नीचे पकड़ते ही आपका सारा डिटेल्स वेरीफाई होता है। मेरा जैसे इंडेफिनेट, आई हैव नेवर टेकन अ ब्रिटिश पासपोर्ट, मेरा जो इंडेफिनेट है, मैंने अपना कार्ड भी यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास
ई पासपोर्ट है, मेरा ई पासपोर्ट स्कैन हो जाता है, पुराने पासपोर्ट तो स्कैन नहीं होंगे। आप अपने आईडी कैसे वेरीफाई करेंगे? आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको वो पासपोर्ट की पिक्चर भेजना पड़ेगा। और बता रहा हूं कि बहुत से लोगों को जो जानकारियां मिल रही हैं वो फेक रॉन्ग मिल रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं होते हमने ईमेल भी किया, मेरे पास भी 2-3 ईमेल होम ऑफिस की पड़ी होगी जिन्होंने मेरे को भेजी है कि हमने ये ईमेल किया था और ये रिप्लाई आया। तो वो अब क्या करें, किसी को कुछ नहीं पता लगा। तो हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में जितना हो सके इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप भी गैदर करके हम लोग, और नहीं तो कुछ चलो कैमरे पे दिखाएंगे, है ना, ताकि जो लोगों को कुछ ना कुछ तो पता लगे। तो आज तो बिजी रहा हमारा प्रोग्राम, है ना, और इसी के साथ टाइम भी हो गया अभी आज का। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर। तो ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਭਗਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇसी के साथ जी ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਸੋਲਿਸਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।